हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी का बसंत बुक का चैप्टर 1 धनी का क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेन कविता से। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वो युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि का मानना है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कवि को लगता है कि अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारा कार्य करना है और यंग जनरेशन जो है उन सारे यंग जनरेशन को जगाना है और जितना भी उन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है उस सारे प्रॉब्लम से उसे उबरना है। तो इसलिए कवि को लगता है कि उनका जो काम है वो अभी पूरा नहीं है, उसे अभी बहुत सारा नवीन कार्य करना है और यंग जनरेशन को, युवा पीढ़ी को एक सही दिशा दिखाना है। इसलिए कवि को लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो आंसर है इसका, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कभी उन्हें कलियों की स्थिति से निकलकर खिले फूल बनना ना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वो कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वो फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। तो कवि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है? यही बोलना चाहता है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, अनंत मतलब होता है जिसका कभी अंत ना हो, है ना। तो फूलों का कभी अंत ना हो, इसलिए कवि क्या क्या प्रयास करना चाहता है कि कवि यही प्रयास करना चाहते हैं कि उन्हें कलियों की स्थिति से निकलकर खिले फूल बनाना चाहता है। और कवि का मानना है कि उनके जीवन में अभी क्या आया है, उनके जीवन में अभी बसंत आ गया है। तो इसलिए वो फूलों की आँखों से जितना भी आलस्य है, जितना भी लेजीनेस है, वो हटाकर उसे जागृत करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? आंसर, कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वो उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अंत, कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देना, उनका आलस्य दूर भगा देगा और उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। तो कवि थर्ड क्वेश्चन में बोलना चाहता है कि कवि पुष्प की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो पुष्प मीन्स फूल, फ्लावर, एंड तंद्रा मीन्स नींद या स्लीपी, एंड आलस्य मीन्स लेजीनेस। तो फ्लावर का जो जितना भी स्लीपी है, स्लीप है एंड लेजीनेस है, वो हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है? कवि यही करना चाहते हैं कि फूलों की जो तंद्रा, नींद और आलस्य है, वो हटाने के लिए वो उन फूलों के ऊपर ना अपना हाथ फैलाकर उन्हें जगाना चाहते हैं और उन फूलों को वो प्राणवान भी बनाना चाहता है। प्राणवान मतलब जिसके जीवन में हर टाइम हंसी खुशी, जो इंसान होता है ना, हर टाइम जीवन में बहुत ही हंसी खुशी रहते हैं, उसे प्राणवान बोलते हैं। तो ऐसे ही उन सारे फूलों को वो प्राणवान बनाना चाहता है।
तो कवि फूलों के तरह नींद में पड़े युवक को भी वो जगाना चाहते हैं, उसे भी ना नया नया सपना दिखाना चाहते हैं, उनके जीवन में जितना भी आलस्य है वो दूर भगाना चाहते हैं और उनके जीवन में नए उत्साह, नए आनंद, नए जोश भरना चाहता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। इसका आंसर है, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि ये सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी भी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा है। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्र मुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। तो फोर्थ क्वेश्चन में कवि क्या बोलना चाहता है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। ऋतुराज मीन्स ऋतु का राजा, है ना। तो कवि ऐसा क्यों लिखा है कि बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ऋतुओं का ना राजा है और इस समय ना एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व मतलब पंच मीन्स पांच तत्व क्या क्या है, जैसे जल है, वायु है, धरती है, आकाश है और अग्नि है। ये सारे पंच तत्वों का क्या होता है, प्रकोप जो होता है वो भी कम हो जाते हैं और पेड़ों में नए नए पत्ते आने लगते हैं और सरसों का जो खेत है वो फूलों से भर जाता है। तो पीले रंग से वो सरसों का खेत देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और इस समय जो कोयल है वो अपने मधुर सा स्वर से, कंठ से जो कुहू कुहू गाता है, उसमें तो जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही सुहावना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस ऋतु में बहुत सारे त्योहार भी मनाया जाता है उस टाइम, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। तो ये सारे त्योहार और ऐसा मौसम, ऐसा एनवायरनमेंट देख के तो सभी खुश हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए इस ऋतु को, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों का नाम है बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। तो क्वेश्चन में दिए गए हैं कि किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो मैं यहाँ पे होली के बारे में लिख रही हूँ। होली का जो त्योहार है वो रंगों का त्योहार है और ये त्योहार भारत सहित विश्व के अनेक देशों में बहुत ही आनंद के साथ मनाया जाता है और ये त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व से संबंधित पौराणिक कथा सर्वविदित है। राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर प्रदीप्त अग्नि में बैठ गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जल गई
और प्रहलाद सुरक्षित रहे। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम प्रतिवर्ष ये पर्व मनाते हैं। इसके अगले दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाकर धुलंडी मनाते हैं। तो कभी इस क्वेश्चन में ये बोलना चाहते हैं कि बसंत ऋतु में आने वाले बहुत सारे त्योहार होता है, मनाया जाता है, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली एंड बैसाखी। यहाँ पे होली के बारे में क्या लिखा गया है कि होली जो है वो रंगों का त्योहार है और सारे विश्व में, सारे देशों में ये होली का त्योहार मनाया जाता है बहुत ही आनंद के साथ। और इस होली के विषय में एक पौराणिक कथा भी बहुत रचित है। जैसे एक स्टोरी है, बहुत ही पुराना पौराणिक एक स्टोरी। राजा जो हिरण्यकश्यप था, उनका बहन का नाम था होलिका और उनके पुत्र का नाम था प्रहलाद। तो उस होलिका ने, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी। तो भगवान जो विष्णु है, उनकी कृपा से होलिका तो उस आग में जल गई थी, बट जो प्रहलाद थे उनके पुत्र, वो सुरक्षित रहे थे। तो इसके इस स्टोरी के आधार पर यही इस त्योहार का मतलब होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ही ये त्योहार मनाया जाता है, कि सारे जितना भी बुराई है वो नष्ट हो जाते हैं और अच्छाई का क्या होता है, जीत होता है। तो इसके आधार के पर ही हम सभी इस होली त्योहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर है, भारत में समय समय पर 6 ऋतुओं का आगमन होता है। तो इस भारत में समय के अनुसार क्या होता है, 6 ऋतु, 6 मतलब 6 ऋतुओं का आगमन होता है और प्रत्येक ऋतुओं के अनुसार मौसम भी परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन से हम सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। हम उस मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं, भोजन करते हैं। हम उस मौसम के अनुकूल ही भौतिक साधनों का भी उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कूलर, एसी, हीटर, रेनकोट, छत्ता आदि। कुछ मौसम स्वास्थ्य के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ मौसम स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जिस कारण कई तरह के कीटाणु बीमारियों से बचने के अनेक उपाय करना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऋतु का परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस आंसर में कभी यही बोलना चाहते हैं कि भारत में तो 6 ऋतुओं का आगमन होता है और सभी ऋतुओं में क्या होता है, मौसम भी थोड़ा चेंजेस होता है और उस मौसम के अनुसार हम भी क्या करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मौसम के अनुसार कपड़ा पहनते हैं, भोजन करते हैं, है ना। और उस मौसम के आधार पर बहुत ही भौतिक साधनों का भी उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से बोल सकते हैं कूलर, है ना, एसी, हीटर। फिर रेनी सीज़न में हम रेनकोट यूज़ करते हैं और छत्ता यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे भौतिक साधनों का भी यूज़ करते हैं मौसम के हिसाब से। कुछ मौसम तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत सारे मौसम क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ऋतुओं के हिसाब से तो बहुत सारे कीटाणु बीमारियों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी करना पड़ता है। तो इसलिए ऋतु परिवर्तन हमारे जीवन में तो बहुत ही गहरा प्रभाव लाता है। नेक्स्ट में अनुमान और कल्पना। फर्स्ट क्वेश्चन, कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर बन बन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। तो इसका आंसर है कि इस कविता में बसंत ऋतु का ही वर्णन है, क्योंकि यहाँ आम के बोर और होली के त्योहार के बारे में बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये बसंत ऋतु का ही वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कभी कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका आंसर है हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे। फूल पौधा को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। नेक्स्ट मेन भाषा की बात। हरे भरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ए पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यह पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वो लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वो 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्य को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट जो है पुनरावृत्त शब्द बातों बातों में। तो बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। नेक्स्ट है रह रह कर। मुझे रह रह कर अपनी स्वर्गवासी दादी की याद आती है। नेक्स्ट है लाल लाल। सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल है। नेक्स्ट है सुबह सुबह। मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जप करती है। नेक्स्ट है रातों रात। चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गए। नेक्स्ट है घड़ी घड़ी। तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ए पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांश में गात, बसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमश कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है अच्छा बंदर, सुंदर कार। यहाँ पे अच्छा बंदर में अच्छा जो शब्द है वो है गुणवाचक विशेषण, और सुंदर कार में यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है सुंदर। ओके, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 2 गज जमीन 4 किलो गेहूँ। तो 2 गज जमीन में 2 गज है परिमाणवाचक विशेषण, और 4 किलो गेहूं में है परिमाणवाचक विशेषण 4 किलो। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है 4 संतरे और प्रथम स्थान। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण, ये लाल फूल है, वो तेरी फ्रॉक है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है यह और वो। तो बच्चों ये था धनी पोएम का क्वेश्चन आंसर। इसे बार बार अभ्यास करते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।